जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां का, यह सेट नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और कल के लेक्चर में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखे भी थे, लेकिन आज भी इसको देखेंगे। कल x की वैल्यू ज्ञात किए थे, लेकिन आज हम जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो दिया है 4x² - 12x प्लस के 9 = 0 के मूल होंगे। यदि मूल पूछ रहा है तो इसका मूल ज्ञात कर सकते हो x का मान, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है, ऑप्शन में दिया है वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं होंगे या वास्तविक और बराबर या शून्य होंगे। क्या होगा इसका जांच करना है। तो हम लोग जानते हैं विविक्तर विधि क्या कहता है, d बराबर के b² - 4ac, ठीक है। तो d, ठीक है, d का मान निकालो। देखो क्या आता है। तो b के जगह पर क्या रखेंगे, -12 का होल वर्ग -4, a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 9, ठीक है। d इक्वल में कितना हो जाएगा 144 माइनस के 16, 16 और 16 नवा 144। d बराबर कितना आ गया 0। यदि हमारा जो d का मान है शून्य आ जाता है, क्या आ जाता है, शून्य आता है, तो वह मेरा क्या होता है, वास्तविक और बराबर यानी कि समान, ठीक है। वास्तविक और बराबर या समान, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। और हम कल बताए थे इसका x की वैल्यू ज्ञात किए थे, ठीक है। कल के लेक्चर में x की वैल्यू ज्ञात किए थे। यदि x की वैल्यू कहता है तो x की वैल्यू ज्ञात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। और यदि हमें यह पूछ रहा है कि वास्तविक होंगे कि वास्तविक नहीं होंगे कि असमान होंगे, इसकी जांच करने के लिए हम लोग विविक्तर विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है खुशी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो बिंदु दे दिया है, 2,3 और 1,4 के बीच की दूरी। दो बिंदु दिया है 2,3, ठीक है, 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी d बराबर अंडर रूट में x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x1 यानी कि 2 - 4 का होल वर्ग, यह मेरा x1 है, यह y1 है, x2 है, y2 है, ठीक है। इन बात समझ में आया। प्लस के क्या हो जाएगा 3 माइनस के 1 का होल वर्ग -2 का होल वर्ग प्लस 2 का होल वर्ग, कितना हो गया 4 प्लस के 4, ठीक है। 4 प्लस के 4 कितना हो जाएगा रूट में 8, ठीक है। इसको 2 रूट में हम कितना लिख सकते हैं 2 मात्रक। देखो इतना आंसर आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आपका 8वां नंबर क्वेश्चन था। एक नंबर का क्वेश्चन है, विकल्प टाइप का है, तो हमें तो सब पढ़ना पड़ेगा ना। दिया है समीकरण 3x² - 2x, 3x² माइनस 2x, 2x प्लस 1/3 = 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर बोल दिया है तो d इक्वल में b² - 4ac का सूत्र रखेंगे। d बराबर b का मान -2 का होल वर्ग -4, a का मान कितना 3 और c का मान कितना 1/3। 1/3 से 1/3 बर्बाद हो गया। उसके बाद से 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है, -4 = 0। d का मान कितना आया d का मान कितना आया 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी फॉर देवसेना, ठीक है। डी आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर। जाओगे बाबू, जाओगे बोल के आओगे, बोल देना कि आवाज़ में कर डालो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए चित्र में, ठीक है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC दे दिया है और क्वेश्चन बोल रहा है BC के समांतर हम लोग DE रेखा की दिए हैं। तो चलिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। यह मेरा चित्र हो गया त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज ABC त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। और क्वेश्चन कह रहा है BC के समांतर एक रेखा हमने DE खींचा। क्या खींचा, DE खींचा, DE। इन बात समझ में आया, हो गया।
यदि चित्र नहीं बनाया होता तो हमको ऐसे बनाना पड़ता। यदि आपके विकल्प में चित्र तो बना दिया है, यदि चित्र नहीं बनाया होता तो हम त्रिभुज ABC खींचते और BC के समांतर हम लोग DE रेखा खींच लेते। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि DB क्या बोला है, D और B कितना है 7.2 और AE कितना है आपका 1.8 और EC कितना है 5.4। तो A और D का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, थेल्स प्रमेय जानते हो क्या? थेल्स का प्रमेय होता है इतना बटे के इतना, इतना बटे के इतना। नहीं समझ में आया? थेल्स प्रमेय होता है, यदि तुम देखो यह पूरा लेके चलते हो, ठीक है, देखो इसको लगाने का 2 मेथड है, पहला दूसरा। x प्लस के 7.2 इतना, यानी कि पहले इंग्लिश में लिख देते हैं AB बटे के AD। ठीक है, और समझ में आया? इक्वल में AB बटे के AD और AC बटे के AE। ठीक है, या दूसरा में हम लोग AD बटे के DB बराबर AE बटे के EC। दोनों मेथड से लगाओ, देखो कौन सा वैल्यू आता है। ठीक है, 7.2 बट्टे में 7.2 इक्वल में 1.8 प्लस के 5.4 बट्टे में कितना हो जाएगा आपका, इतना बट्टे के 1 मिनट, यह पूरा बट्टे के x होगा ना, सॉरी इतना बट्टे के यह x है ना, तो क्यों नहीं बोल रहे हो? 1.8 इन बात समझ में आ गया? ठीक है, x अपान के 7.2 इक्वल में 1.8 बटे में 5.4। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर में हो जाएगा 1.8 गुणे 7.2 बाई में 5.4। ठीक है, 18 देखो दशमलव से दशमलव खत्म 18 के 18 3 कितना होता है? ठीक है, और इसको काटते हैं 3 एकम 3 कितना बार में जाएगा, 3 दूना का 6 पॉइंट लगाएं, 3 चौको 12। ठीक है, x की वैल्यू कितना आया है 2.4, ऑप्शन में दिया है x की वैल्यू 2.4। अब इस नियम से लगा लेते हैं, यह नियम थोड़ा सा लंबा होगा यह वाला। तो देखो अब हम क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे बाबू, जोड़ोगे तो कितना होगा, 12 को 2 हासिल 1, 5 6 1 7 बाई में 1.8। दशमलव से दशमलव बर्बाद हो गया, हटा देंगे। 18 एकम 18 और 18 चौको, ठीक है, 18 चौको यानी कि 4 आ गया। ठीक है, यानी कि x प्लस के 7.2 बट्टे में x इक्वल में 4 इतना आया है। इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं तो x प्लस के 7.2 बट्टे के x इक्वल में 4, तिरिया गुणा कराते हैं, x प्लस के 7.2 इक्वल में 4x, इसको उधर ले जाएंगे तो 7.2 इक्वल में 3x, इतना ही तो होगा। और 4 में से 1 घटा देंगे, यह x, तो यह इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। x की वैल्यू कितना आया गया 2.4। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अब दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 1-2 नंबर में तो लगा लेना। ठीक है, त्रिभुज का क्वेश्चन है, इसको पढ़ाया भी नहीं है लेकिन यह नियम जान लो। ठीक है खुशी ना, इसमें दिक्कत हुआ था तुमको ना, अब नहीं दिक्कत होना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो बोल देना। वहाँ पे दिया है 2 समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो लिखेंगे 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों को अनुपात यानी कि पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं A1, दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 इक्वल में क्या होता है, पहले त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, मान लेते हैं कोई भुजा मान लेते हैं AB, ठीक है, AB, और दूसरे त्रिभुज का कोई भुजा मान लेते हैं PQ का वर्ग होता है। यही तो होता है, इना होता है कि नहीं होता है।
तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज यहाँ पर, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। बस यदि सीध करते हैं तो इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो होता है पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 इक्वल में पहले त्रिभुज की एक भुजा बटे में दूसरे त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है, अनुपात का वर्ग होता है। तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछा है और ऊंचाई दिया है, पहले के लिए कितना दिया है 3 दिया है, दूसरे के लिए कितना दिया है 4 दिया है, का होल वर्ग 3 समंधे 9 समंधे 16, ठीक है, 9 समंधे 16 होगा। समझ में आया कि नहीं धर्मराज? नहीं समझ में आया? यह मेरा सूत्र होता है, क्या होता है, यह मेरा फार्मूला है कि पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 का जो अनुपात होगा वह अपने पहले त्रिभुज की एक भुजा बटे में दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जो इसका क्षेत्रफल होगा इसकी एक भुजा बटे इसका एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यह मेरा फार्मूला हो गया। और ऊंचाई हमें दे दिया है, ए बी का मान 3 दे दिया है और पी क्यू का मान 4 दे दिया है। इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अब चलो ठीक है, नहीं आएगा तो बोल देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में दे दिया है ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। मान लेते हैं यहाँ पर कोई केंद्र है, ठीक है, ऐसे ही दिया है ना, यही है ना खुशी, 4 सेंटीमीटर दिया है, थीटा का वैल्यू 30 अंश दिया है, ओ दिया है, ए दिया है, यह पॉइंट पी दिया है। कह रहा है कि क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई में कितना 360 ही। पाई का मान रहने दे कि रख दे, चलो रख देते हैं, कितना हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू कितना दिया है, आर की वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, बहुत सही। यह जो होगा यह मेरा त्रिज्या है, क्या है, यह त्रिज्या है। आर की वैल्यू 4 यानी कि 4 का वर्ग लिख दो, 4 का वर्ग गुणित थीटा की वैल्यू कितना दिया है मेरा 30 अंश, ठीक है, बाई में 360 है, यह सूत्र का है। 0 से 0 बर्बाद हुआ, 3 एकम 3 और 3 नवा 3 एकम 3 और 3 गुना 6 यानी कि 12 बाद में जाएगा, ठीक है। चलो यानी कि 22/7 बचा गुणे 4 गुणे 4 बटे के कितना 12, यही तो बचा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 बट्टे में 21, कितना बार में जाएगा 4.19, ठीक है। और क्षेत्रफल पूछा है तो यह किस में होगा, यह सेमी है तो सेमी स्क्वायर होगा, ठीक है। यह लिखना मत भूलना। आंसर आया कि नहीं आया है, मिलाए हो, रब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 210 स्क्वायर 45 अंश प्लस के कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। हमें पूछा इसका क्या मान पूछा है, तो इसका मान कैसे निकालोगे। यह 2 हो गया, गुणा का चिन्ह लगाते हैं और 10 45 लिखते हैं, यह पूरे का होल वर्ग। यदि कॉपी में आता है लगाने के लिए तो जैसे लगा रहे हैं वैसे ही लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट मान मत रखना, ठीक है। पूरे का होल वर्ग करोगे, क्या पूरे का होल वर्ग प्लस कास 30 अंश का होल वर्ग, ठीक है, माइनस साइन 60 का होल वर्ग। क्यों कह रहे हैं, यदि इसका वर्ग तोड़ेंगे तो इस पर नहीं इसी पाता है, ठीक है। तो इतना काम करना पड़ेगा। 2 10 45 का मान 1 का होल वर्ग प्लस कास 30 अंश का मान, बात वही होगा लेकिन लगाने का तरीका बदल जाता है। विकल्प में है तो ऐसे भी लगाकर तुम लोग 100 ला सकते हो। कास 30 अंश का मान 1/9 रूट में 3
बाई में 2 का होल वर्ग माइनस का 60 है उसके बाद कर्ण में 3/2 का होल वर्ग। यही तो होगा, यही होगा ना। इसका करोगे तो 2 हो गया प्लस इसका वर्ग तोड़ दो, देखो यह कट जाएगा लेकिन इसका वर्ग तोड़ दो, यह 3 हो गया 3/4 माइनस के 3/4, यह माइनस में यह प्लस में है, कट पीट के बर्बाद हो जाएगा। आएगा कितना आंसर 2। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? सी। चलो सी लगा देते हैं। हाँ दिया है जी, हाँ सी सही है। समझ में आया है धर्मराज? समझ में आया है? चार्ट जो है इसका याद करना पड़ेगा तुमको। दिया है काश स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 का मान क्या होगा? तो इसका मान कितना रखे हो? 0। कितना आएगा? 0 की 1। चलो एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद बताना। काश स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान कितना आएगा? कितना आएगा? -1 की 0 -1 की 0 की 1। अब बताओ तुम लोग, अनंत को भी छोड़ो। ऑप्शन में दिया है अनंत, -1 0 और 1 दिया है। कौन बताएगा इसको? कितना आएगा? कौन बताएगा? -1 तुम्हारा जी, तुम्हारा 0 बताओगे। धर्मराज कितना आएगा? अनंत आएगा। ठीक है, धर्मराज का है अनंत, खुशी का है 0 और विपिन का है। चलो और हम क्या लगाए? हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, काश स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर तो साइन 23 लिख लो और पूरे का होल वर्ग, यहाँ पर भी वही काम कर लो। ठीक है, काश 67 का होल वर्ग। ठीक है, माइनस साइन 90 माइनस कितना 67 का होल वर्ग। ठीक है, काश 67 का होल स्क्वायर माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा, काश 67 का होल वर्ग। अब कितना आएगा? अब कितना आएगा विपिन? नहीं पता है? कट जाएगा। कितना आएगा धनराज? अब दिखा कितना आया है? कितना आया आंसर? यानी कि खुशी सही है। ठीक है, कहाँ नाम लिखे हैं? नाम कहाँ लिखे हैं? नहीं तो उससे क्या होगा? नाम से क्या होगा? नहीं, नाम ऐसे ही रहेगा। चलो ठीक है। दिया है अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में कोण जो सी है 90 अंश का है, 10A का मान दिया है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। दिया है 10A बराबर के कितना? 1/√3 और त्रिभुज कैसे बनाया है? हमारा सी जो होगा वह कितना का होगा? 90 का होगा। तो यहाँ पर A लिख लेते हैं, यहाँ पर B लिख लेते हैं और 10A यानी कि इसके लिए लिख चल रहे हैं। ठीक है, 10A के लिए लिख चल रहे हैं। तो लंब का काम, चलो बाबू एक काम करते हैं, तुम लोग को शायद दिक्कत हो तो इस A को हम यहाँ पर बैठा देते हैं और B को यहाँ पर बैठा देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो कोण के सामने भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो लंब कितना है आपका? 1 और आधार कितना है? √3। तो पहले बात हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा मेरा? 1 + के 3 इक्वल में कितना? यह 4 हो गया बराबर के 2। कर्ण कितना आया मेरा? कर्ण कितना आ गया? 2 आ गया ना? कर्ण 2 आया, समझ में आया है? कर्ण जब 2 आ गया तो अब हमें निकालना है साइन A इंटू कास B। ठीक है, प्लस कास A इंटू साइन B। देखो बाबू इस क्वेश्चन को 2 मेथड से लगा सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 मेथड से लगा सकते हो। एक पहला मेथड समझ लो। ठीक है, इसका सबका मान रख दो। साइन A का, साइन A के लिए क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर निकाल लो, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर साइन A के लिए निकालो। साइन A के लिए, तो साइन A के लिए यानी कि लंब का काम यही करेगा। कर्ण कितना आया है? 2 आया है। उसके बाद से कास A का निकाल लो। किसका? कास A का निकालो। तो कास A के लिए हमारा कर्ण में 3 हो जाएगा, आधार तो कर्ण 3 होगा
और लंब कितना होगा, सॉरी कर्ण कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यह बात समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद से काश भी दिया है, क्या इस कोण की बात कर रहा है। ठीक है, इसके लिए लंब की काम यह करेगा। ठीक है, लंब का काम अब कोई और कर रहा है। कोण बी के लिए लंब का काम हमारा AC करेगा ना। ठीक है, तो यह मेरा लंब हो जाएगा। तो किसका मान निकालना है, काश बी का। तो काश बी के लिए लंब यह आधार यह हो जाएगा 1/2। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लंब और आधार। ठीक है, लंब और आधार ही बदलते हैं, हमारा कर्ण नहीं बदलता है। तो काश बी के लिए लंब यह हो जाएगा, तो आधार यह हुआ 1/2। सेम कंडीशन साइन बी का निकालना है। साइन बी का निकालना है तो क्या करोगे, साइन बी के लिए लंब यह, तो कर्ण में 3/2। इन बात समझ में आया, मान रखो यहाँ पे 1/2 प्लस के कर्ण में 3/2, काश बी का 1/2, साइन बी का कर्ण में 3/2, 1/4 प्लस के 3/4। ठीक है, 1/3 गुणा कराओगे तो 1/3 मिलेगा, हर बराबर है तो 4/4 बराबर के 1। ठीक है, या इसको लगाने का तरीका एक और समझो। यह मेरा साइन A प्लस बी का क्या है, फार्मूला है। साइन A इंटू काश बी पढ़े हो किसी जमाने में, या 11 मिलेगा। ठीक है, साइन A इंटू काश बी प्लस के काश A इंटू साइन बी, जो यह है इसका प्रसार यही होता है। ठीक है, इतना बात हो गया। साइन A का मान और यहाँ पर A और B का मान निकाल कर रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही लगा लो, सही रहे, ऐसे लगा लो। मान लेते हैं सूत्र भूल गया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, किसका सूत्र है, ऐसे ही लगा लो, सही रहेगा। समझ में आया है धर्मराज, समझ में आया है, हाँ या ना। चेंज हो रहा है, जब थीटा का वैल्यू लोगे तो चेंज होगा। ठीक है, यह थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। यह त्रिभुज बन रहा है ना, यह त्रिभुज बन रहा है। यदि हम थीटा इसके लिए लेके चल रहे हैं, इस थीटा के लिए यह 90 अंश हो गया। ठीक है, तो लंब का काम यह मेरा करेगा। ठीक है, और आधार मेरा यह हो जाएगा, लंब यह हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक है, यदि हम ऐसे लेके चलते हैं, इस थीटा को लेके चलते हैं, तो लंब का काम यह करेगा, आधार मेरा यह हो जाएगा, कर्ण हमेशा यह रहेगा। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, इसको याद कर लो अच्छे से, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। या माध्य आज्ञा नहीं बताएंगे। ठीक है, माध्य वाला नहीं बताएंगे 16 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। यदि एक वृत्त का परिमाप, ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप जो है एक वर्ग के बराबर हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या, वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप है वह वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप 2πr, वर्ग का परिमाप भुजा 4a, यानी कि 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा, अरे वर्ग का परिमाप 4 भुजा का योग, तो a प्लस 4 बार, तो जोड़ेंगे तो 4a। नवा समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, इनके, ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, किनके, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बटे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पर लिखते हैं अनुपात, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। यहाँ से a की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, a की वैल्यू ज्ञात करते हैं, 2πr, पाई में 4 इक्वल में a, तो a बराबर में कितना, πr/2। इतना बात समझ में आया। एक जगह पे मान रखोगे बाबू πr², ठीक है, एक जगह पे πr, बाई में a, बाई में 2 का होल वर्ग। ठीक है, a नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 2 रहेगा। चलो πr², इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, πr² के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। और गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, किसका, गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। और इसको पलटी करेंगे, भाग है, गुणा में करेंगे तो 2 वाला ऊपर, यह वाला नीचे आ जाएगा ना, तो 2 का वर्ग हो गया मेरा 4। ठीक है, और इसका वर्ग करेंगे तो π² × r²। इतना बात समझ में आया बीपी।
ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यह देखो आर से आर बर्बाद हो गया, ठीक है। एक पाई से, ठीक है, यहाँ से एक पाई कटा तो 4 यहाँ पे बचा और पाई बचा, यही तो बचा। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान सकते हो, एक मान सकते हो। और हम इसको गुणा लगाते हैं, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। तो हम इधर पलटी करेंगे, भाग है गुणा करेंगे तो कितना होगा 7/22, ठीक है। अब इसको काट लो, 4 एकम 4, यह 11 हो जाएगा, नहीं 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा, 2 बचा, 7 दूना का 14, कितना बचा 14/11, यानी कि 14/11 अनुपात कितना होगा 14/11 के। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नीचे? चलो ठीक है, तब रब कर दें। समझ में आया कि नहीं बीपी? तब ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आयताकार कागज इतना और इतना सेंटीमीटर मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार को बनाया जाता है, इसकी ऊंचाई 14 है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है 40 × 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, मोड़कर एक खोखले गोले के आकार में बनाया जाता है। अब देखो यह हम बना लेते हैं क्या, आयत। एक पन्ना दो, तो एक पन्ना दो, एक पन्ना निकाल के दो हमको। यह मेरा क्या हो गया आयत, ठीक है, यह मेरा आयत हो गया। और यह मेरा क्या है, यह 40 है, 40 है, और यह क्या है 22 है, रख दो नीचे। यह मेरा क्या है 22 है। तो कह रहा है कि इसको मोड़कर क्या करते हैं, एक बेलन बनाते हैं, एक क्या करते हैं बेलन बनाते हैं, जिसकी ऊंचाई क्या, ऊंचाई भी दे दिया है, कंडीशन ये भी दे दिया है, ऊंचाई कितना होना चाहिए मेरा 40 होना चाहिए। तो लंबाई जो है यह मेरा ऊंचाई बदलेगा, यह मेरा आयत के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, यह मेरा आयत के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, टोटल आयत के रूप में है। अब इसको मोड़ेंगे, अब मोड़कर हमको क्या बनाना है, बेलन बनाना है। क्या बनाना है, बेलन बनाना है। तो बेलन बना, अरे ऐसे मोड़ोगे तो बेलन बना कि नहीं बना, बेलन बना ना। तो बेलन बना तो यह जो लंबाइया था, यह जो लंबाई था यह ऊंचाई में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, चलो यह ऊंचाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसका जो चौड़ाई था, इसका जो चौड़ाई था, देखो अब इसको हम ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। जो लंबाई था यह 40 हो गया और चौड़ाई कितने के बराबर हो गया, व्यास के बराबर, यह परिधि के, ठीक है, इसके बराबर हो गया, ठीक है, इसके बराबर हो गया। तो हमें क्या निकालना है, इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे, त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे, पहले निकालो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल यानी कि आयत का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल में जो आयत का क्षेत्रफल होगा वह बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होगा, वह बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे जो क्षेत्रफल इसका होगा उसको तोड़े टाड़े या कुछ भी करें, उसका भी क्षेत्रफल, यानी कि यह आयत है, इसको आयत में बेलन में बनाएंगे चाहे गोला बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल तो निश्चित रहेगा ना, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा वही रहेगा। तो क्षेत्रफल इक्वल में 2πr, 2πr या 2πr एच होता है ना, 2πr एच होता है बेलन का। तो देख लो बेलन का क्षेत्रफल लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr एच, ठीक है। और बेलन का जो क्षेत्रफल होगा, जो बेलन का क्षेत्रफल होगा वह मेरा आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो यह आयत है, यह आयत का जो क्षेत्रफल होगा वह बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 22 × 40। इतना बात समझ में आया। 22 × 40 क्यों लिखे हैं, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वह क्या होता है मेरा लंबाई गुणे चौड़ाई ना, यानी कि लंबाई कितना है मेरा 40 गुणे चौड़ाई कितना 22, वही लिखे हैं। यहाँ पे हो गया 2πr एच, ठीक है। एच की वैल्यू यहाँ पे कितना है 40, 40 से 40 बर्बाद हुआ, 2π को इधर ला देते हैं, 22/2π इक्वल में r, इक्वल में, इन बात समझ में आया। अब हम देखो इसको काटते हैं 11 बार में बटे के πr, ठीक है। अब हम पाई का मान रख लेते हैं, यहाँ पर लगाते हैं r इक्वल में 11 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो,
11 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो और गुणा का चिन्ह लगाते हैं और पाई को हम लोग क्या लिखेंगे 22/7 और यह भाग में है गुणा में चेंज करेंगे तो 7/22 11 में कम 11 11 दूना 22 यानी कि 7/2। ऑप्शन कौन सा सही है 3.5 3.5 आया है कि 7/2 आया है। यदि आपके ऑप्शन में यह देता तो हम इसको टिक लगाते हैं, यदि यह दिया है तो इसको टिक लगाएंगे, भाग कर दिया है। समझ में आया कि नहीं तुमको? तो जैसे इसको हम बदल सकते हैं, जैसे यह बेला कागज है, ठीक है, यह आयत के रूप में है तो इसको कागज को यानी कि हमको इस ठोस पदार्थ को हमको इसको गला पिघला कर कुछ भी करके बेलन के रूप में बनाना है, ठीक है। तो बेलन के रूप में बनाना तो चौड़ाई चेंज नहीं हुआ है, यह किसके बराबर हो जाएगा? व्यास के बराबर हो जाएगा, ठीक है, परिधि के बराबर। बेलन का परिधि, बेलन तुम देखो गोले का नहीं वैसे हो पा रहा है तो यह बेलन का जो निचला वाला हिस्सा होता है और ऊपरा वाला हिस्सा होता है यह गोलाकार होता है, ठीक है, क्या होता है? गोलाकार होता है। तो 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा यह 1 मिनट 22 इक्वल में 2πr इससे भी लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से तो क्षेत्रफल से निकाले हैं, इसको मोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको मोड़ रहे हो, एक बार मोड़ लो, ठीक है, मोड़ रहे हो तो इसका ऊपर वाला सीधा या नीचे वाला सीधा यह वृत्त के रूप में होगा कि नहीं होगा? वृत्त के रूप में होगा। तो वृत्त के रूप में होगा तो यह 22 किस में हुआ है? यह परिधि के बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है? तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि, वृत्त का, ठीक है, वृत्त का परिधि 2πr के बराबर होता है। और परिधिया कितना दिया है आपका ए विपिन? परिधि कितना है? 22 ना, बहुत सही। परिधि कितना है? 22 है। यह जो चौड़ाई है यह वृत्त के रूप में बन गया है तो यह 22 हो गया और यहाँ पर 2πr हो गया। फिर भी तो नहीं आएगा ना? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया अब? चलो ठीक है, बस किसी भी तरह से समझ जाओ, दोनों मेथड से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, क्या है? माध्यक का वर्ग होगा। माध्यक का वर्ग होगा तो सबसे बड़ी बारंबारता किसमें है? 16 का है तो 20 और 30, ऑप्शन नंबर 20 और 30 होगा, यानी कि 20 और 30 किसमें है? सी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। बस हिंट करना था, बताना था तो बता दिए, इसको लगवाना होगा तो बता देंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है, ये वर्ग पूछा है, क्या पूछा है? माध्य का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो वर्ग के लिए हमको इसका रेंज देखना पड़ता है, किसमें है। तो सबसे बड़ी हम देखेंगे कौन सी मान है, या 7, 15, 16, 12, 2 में देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सा है। तो देखे हैं तो 16 था। 16 का वर्ग अंतराल कितना है? 16 का वर्ग अंतराल आपका 20 और 30 है। तो इसका माध्यक वर्ग कितना होगा? माध्यक वर्ग 20 और 30 होगा। इतना बात समझ में आया? धर्मराज समझ में आया है? तब ठीक है। क्या हुआ? 16 है, 20, हाँ, तो सबसे बड़ा बारंबारता आपका 16 है। तो उसका हम देखेंगे अंतराल देखेंगे तो किसका है? तो 20 और 30 का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, पहले इसका सूत्र बता दोगे? हाँ, बहुलक का सूत्र बताओ। हम दिया, रुको दिया है माध्यक दिया है, माध्यक दिया है और माध्य दिया और माध्यक दिया है, माध्यक दिया है, ठीक है। माध्य दिया है 24.5 और माध्यक दिया है 26। तो बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो कैसे निकालोगे? हर एक सेट में यह पूछ रहा है, या तो सूत्र या तो ये, तो कैसे लगाओगे? बहुलक बराबर, हाँ, माध्य माइनस, गलत है कि सही है? अब पता नहीं, कंफर्म नहीं हो। क्या होता है विपी? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यह मेरा फार्मूला होता है। यदि हमें 2 चीज़ पता है, ठीक है, कोई भी 2 पता है तो एक निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 26, यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया 2 और यह हो गया 24.5। गुणा कराई होती कितना आया है? 36 का 18, 3 दूना 6 1 7 माइनस के 5 दूना 10, इसको 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4। चलो घटाओ, 18 में से 9 जाएगा तो 9,
6 में से 4 जाएगा तो 2, 29 आया है क्या? ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपका इसी प्रकार से बहुविकल्पी का जितना भी 20 क्वेश्चन था इसको समाप्त कर दिए। कल का लेक्चर और आज के लेक्चर में 2 लेक्चर बन गया है बहुविकल्पी का, जो कि एक ही लेक्चर में समाप्त करना चाहिए। ज़्यादा डीप में अंदर जाकर समझा रहे हैं, इसका कब कहा गया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया है? बहुविकल्पी का 20 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आ गया? ठीक है, यहाँ से 20 नंबर पक्के हैं। यदि अंशाल पेपर कर लेते हो, कल पूछ रहे थे, तो यदि अंशाल पेपर कर लेते हो तो 95% क्या 100% लेके चलते हो, 100% यदि लेके चलते हो तो 100 में हम 101% कह रहे हैं कि आपके विकल्प यहाँ से ही आएंगे। ठीक है, बहुविकल्पी हुआ चाहे कोई भी क्वेश्चन हुआ, यह 101% पूरा गारंटी देते हैं। ये 2022 का 2023 का सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन से अच्छे से परिचित हो जाते हो तो कहीं और से नहीं आएगा। 2022 और 2023 का बस कर लो। ठीक है, नहीं विश्वास है तो निखिल और संजू से पूछ लेना, जो मॉडल पेपर दिए थे बना के, जो बना के दिए थे, जो पढ़ाए थे उसको छोड़ो, अभी बना के भी दिए थे, और उसके बाद से उन सब का 2022 का, ठीक है, 2022 का 23 में पेपर दिए हैं सब ना, तो 2022 का हमने उन सबको जो सॉल्व कराया था, पूछ लेना कितना नंबर का आया था। एक भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो नहीं पूरा किताब पढ़े हो, बस अंशाल पेपर का हाँ जितना सूत्र आ रहा है सूत्र को अच्छे से लिखो। ठीक है, सूत्र का कॉपी अलग से बना लो, तब सही रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो की तरफ से। ठीक है।